Hello friends, welcome back in Only Face Classes. Today I am going to start new topic that is known as Ohm's law of class 10th and lesson इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्लास 10th का एक बहुत इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक को बोलते हैं ओम्स लॉ। और ये ओम्स लॉ जो है सीबीएसई बोर्ड मॉडल के में भी ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं आईआईटी नीट वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ भी ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ओम्स लॉ अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक श्योर देखें, और पॉसिबल हो वीडियो अच्छा लगे तो श्योर वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। तो ओम्स लॉ जानने से पहले हम लोग ये जाने कि ओम्स जो है किस बातों पे क्या इनका जो है डिस्क्रिप्शन था। तो ओम्स क्या किए थे कि एक इस तरह से पतला सा वायर लिए थे, और जब हम इस वायर को अगर हाई पावर का माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो थोड़ा सा हमको ये वायर हमको सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, आप गौर करिएगा। और इस वायर से यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिए थे, और बैटरी कनेक्ट करके जब इसमें वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे तो इसमें कुछ हो रहा था। तो ये क्या हो रहा था इसको समझने से पहले आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक गुब्बारा है, और उस गुब्बारे में मान लीजिए कि आप एक होल कर देंगे तो उसका जो वॉल्यूम है बहुत स्लोली धीरे धीरे जो है डिक्रीज होगा। अगर सिंपल वे में हम कहें तो बोलेंगे कि एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे में एक छेद कर दें तो धीरे धीरे पिचकेगा। अगर मान लीजिए कि उसी गुब्बारा में दो होल कर दें तो उसका जो पिचकने का स्पीड है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने का स्पीड है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर तीन होल कर दें तो और भी स्पीड से वो पिचकेगा, चार कर दें तो और स्पीड से। तो हम क्या देख रहे हैं, जितना नंबर ऑफ होल बढ़ते जा रहा है उतना स्पीड से उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, एकदम फटाक से बहुत स्पीडली फास्टली जो पिचक रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, एक बहुत बड़ा सा वेट को खींच रहा है अपने तरफ से, और वेट को खींच रहा है और बहुत खींच रहा है, एकदम फोर्स लगा रहा है। और मान लो कि उसने यहाँ पे एक वेट रखा है, बहुत बड़ा सा एक पत्थर रखा है जमीन पे, इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है कोई फ्रेंड है, और एकदम ये दो मीटर पर सेकंड के स्पीड से पत्थर आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है। किसी फ्रेंड ने आपका देखा, बोलेगा कि मेरा फ्रेंड तो काफ़ी समस्या में है, उसने आकर के बोला कि हम भी इस फ्रेंड को हेल्प करेंगे, और उसने भी इस पत्थर को पकड़ के खींचना स्टार्ट कर दिया। तो ये लड़का मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये 2 मीटर के स्पीड से जा रहा था। फिर आपका एक फ्रेंड आया, उसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींचना चालू कर दे, तो टोटल जो है फोर्स अब हो जाएगा 20 न्यूटन, और ये 2 मीटर के स्पीड से जा रहा था तो इसके बजाय 2 मीटर और इसका स्पीड बढ़ जाएगा, और 2 से 4 हो जाएगा। अब 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये बढ़ने लगेगा। फिर मान लो किसी एक और लड़का तीसरा ने आया, उसने भी इसको खींचने लगा जोर से, और 10 न्यूटन का फोर्स लाकर अपने तरफ खींचने लगा। तब ये जो है अब 4 के बजाय 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये पत्थर जाने लगेगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जब 10 था फोर्स, जब 10 न्यूटन फोर्स है, जब 10 न्यूटन बल लग रहा है, एकदम स्लोली 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। 10 के बजाय 20 हो गया तो 2 से 4 हो जा रहा है, और फिर जो है 30 हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, तो फिर ये 6। तो जैसे जैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड भी बढ़ता जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स का वैल्यू बढ़ने से स्पीड बढ़ रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे एक स्फेरिकल गुब्बारा है, यहाँ एक होल कर देंगे तो हवा यहाँ से निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, आराम से ये पिचकेगा। फिर एक और होल कर देंगे तो थोड़ा फास्ट पिचकेगा, एक और होल कर देंगे तो और फास्ट पिचकेगा। यानी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे कि इसमें होल का संख्या बढ़ाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को घटने का जो स्पीड है काफ़ी फास्ट होगा। तो यहाँ पे होल का संख्या बढ़ा तो वॉल्यूम का डिक्रीज होने का स्पीड बढ़ा, यहाँ फोर्स का संख्या बढ़ा तो इसका स्पीड बढ़ा। वैसे ही बिल्कुल उसी तरह से ओम्स क्या किए थे कि इस तरह का एक वायर लिए थे, और वायर लेकर के और इस वायर को एक बैटरी से सपोज दैट जोड़ दिए,
और ये बैटरी मान लो 2 वोल्ट का है, और 2 वोल्ट मान लो कि इसमें अगर 2 वोल्ट मान लो इसमें 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर डाला, अगर 2 वोल्ट हमने इसमें लगाया और मान लो कि 1 एम्पियर का करंट इसमें प्रोड्यूस कर ही डाला, तो फिर अगर आप एक और बैटरी इसमें लगा दीजिएगा 2 वोल्ट का, तो अब 1 के बजाय और 1 एम्पियर बढ़ जाएगा। अब इस बार करंट जो है 2 एम्पियर जाने लगेगा। 1 वोल्ट का एक और जो है 2 वोल्ट का बैटरी लगा डालो, तो अब 2 के बजाय इसमें 3 एम्पियर का करंट जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, पहले 2 था, करंट 1 एम्पियर है, फिर 2 वोल्ट है, फिर करंट 2 एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर बढ़ गया, फिर 2 वोल्ट है, फिर 3 एम्पियर हो गया। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को, इस इफेक्ट को, इस प्रोसेस को कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम ये बोलेंगे कि ओम्स का ये कहना था कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में वोल्टेज को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो उसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट, वह लगाए गए, अप्लाई किए गए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि द प्रोड्यूस करंट इन कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा। यही ओम्स का जो है लॉ था। लेकिन एक कंडीशन श्योर याद रखिएगा, इस वायर का लेंथ नहीं बढ़ना चाहिए, इस वायर का टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मान लो कि इसमें करंट हम भेज रहे हैं, धीरे धीरे ये हीट होगा, गर्म होगा, तो थोड़ा फैल जाएगा। तो हम उसको क्या करेंगे कि साइड से जो है एसी वगैरह चला करके इसको कंट्रोल कर लेंगे कि ये ज़्यादा हीट ना हो, इसका मोटापा ना बढ़े। और इसका टेम्परेचर अगर मान लो कि 20 डिग्री है, या मान लो कि 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री सी है, तो 50 ही डिग्री सी रखेंगे। और इसका लेंथ अगर मान लो 4 मीटर है, तो लेंथ भी 4 ही मीटर रखेंगे। तो इसका लेंथ ना चेंज करे, इसका टेम्परेचर ना चेंज करे, और इसका विड्थ, मोटापा ना चेंज करे, तब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। और इसी को कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। और ये जो चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ नहीं चेंज हुआ, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, विड्थ नहीं चेंज हुआ, तो बोलेंगे कि वायर का फिजिकल स्टेट नहीं बदल रहा है। तो ये कंडीशन श्योर लिखिएगा, नहीं तो ओम्स लॉ गलत हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओम्स लॉ के लिए लिखा जाए, इसको इरेज करें। तो ओम्स लॉ के लिए लिखा जाए, अकॉर्डिंग टू Ohm's law, according to Ohm's law, the flow of current in conducting wire is directly proportional to the applied voltage. According to Ohm's law, Ohm's law क्या बोलता है? The flow of current, जो करंट फ्लो होगा इन ए कंडक्टिंग वायर, किसी एक कंडक्टिंग वायर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज के। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। लेकिन एक कंडीशन श्योर लिखिएगा, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ वायर इज फिक्स्ड, मतलब वायर का फिजिकल स्टेट फिक्स होना चाहिए, यानी कि उसका लेंथ ना चेंज करे, टेम्परेचर ना चेंज करे, और उसका विड्थ ना चेंज करे। अब इस बातों को मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? अगर मान लो वोल्टेज V है और V वोल्टेज ने करंट I प्रोड्यूस किया,
तो ये आई भी पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, तो इसको ये साइन से लिखा जाता है। और इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस साइन का नेम है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेंस है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम इक्वल में चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको आर बोलते हैं। और ये आर जो है वायर का कांस्टेंट है फिक्स टेम्परेचर पर। लिखेंगे वेयर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वायर। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है वायर का और एट फिक्स टेम्परेचर TEMP टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर शॉर्ट में लिखा जाता है। तो आर एक कांस्टेंट वैल्यू है वायर का फिक्स टेम्परेचर पे। और इसका एक दूसरा नाम है जिसको रेसिस्टेंस ऑफ वायर भी बोला जाता है। तो लिख लो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ वायर। इसके बारे में हम कुछ ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। इसके बारे में हम एक टॉपिक जो है स्पेशल इसके लिए बनाएंगे और वो हम जिक्र करेंगे। तो ये रहा मेरा ओम्स लॉ। आज के लिए इतना ही। और फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है ग्राफ बताएंगे और फिर रेसिस्टेंस क्या है उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। सो प्लीज वीडियो अगर बेटर लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और पॉसिबल हो तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।